श्री वृंदावन की ब्रजभूमि में रहने वाला चंदन अपने मां बाप का इकलौता बेटा था। दिन भर वो ब्रज की रज में लोटपोट होता रहता, अपने सखाओं के साथ अठखेलियां करता, सखाओं के साथ गैया चराने जाता, शाम होने पर यमुना जी में स्नान करके वापस घर आकर मां बाप के चरण छूकर प्रसादी पाता। यही उसकी दिनचर्या थी। चंदन में धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति सखी भाव जागृत होने लगा। अब वह ठाकुर जी की सखियों की तरह चलता, कभी कभी सर पर चुनरी ओढ़ता और कभी आंखों में काजल लगा लेता। एक दिन उसके मामा, जो कि बनारस शहर में रहने वाले थे, वृंदावन आए। जब उन्होंने चंदन को सखी भाव में देखा तो हैरान होकर चंदन की मां से बोले कि चंदन तो आपका इकलौता बेटा है, इसको थोड़ा पढ़ा लिखा लो ताकि वह कुछ काबिल बन सके। चंदन के माता पिता उसके मामा की बात सुनकर सोचने लगे कि हां, कह तो यह ठीक ही रहा है, और उन्होंने चंदन को उसके मामा के साथ शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। शहर में पहले तो चंदन का मन नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन वहां लग गया और बड़े अच्छे से पढ़ाई करने लगा। चंदन अब बड़ा होने लगा। चंदन चाहे शहर में रहकर वहां बस गया था, लेकिन उसके अंदर ब्रजरज का रस कूट कूट कर उसके प्रत्येक रोम रोम में बसा हुआ था, जो कि उसको कभी भी ब्रज से दूरी महसूस नहीं कराता था। इसलिए वह अपने आप को वहां अकेला नहीं समझता था, क्योंकि वह अपने अंदर ही पूरे आनंद में रहता था। चंदन की कक्षा में एक छात्रा उसकी सखा बन गई, जिसका नाम ललिता था। ललिता के माता पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो चुका था। वह अपने नाना नानी के साथ रहती थी। वह बहुत ही सीधी साधी लड़की थी। चंदन और ललिता की खूब बनती थीं। स्कूल खत्म होने पर दोनों इकट्ठे ही आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में प्रवेश हुए। वहां पर इकट्ठे पढ़े। चंदन की पढ़ाई अब खत्म हो चुकी थी। वह अपने घर वृंदावन धाम जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने ललिता को कहा, क्या तुम मेरे साथ वृंदावन धाम चलोगी? तो ललिता ने अपने नाना नानी की आज्ञा लेकर चंदन के साथ जाना स्वीकार कर लिया। जब चंदन अपने मामा जी से विदा लेकर वृंदावन धाम पहुंचा तो वृंदावन में कदम रखते ही चंदन के हाव भाव बदल से गए। वह तो एकदम से सखी भाव में आ गया। उसकी चाल नर से नारी जैसी हो गई। वह अपनी कमर में हाथ रखकर चलने लगा। अचानक से उसकी चाल में आए परिवर्तन को देखकर ललिता हैरान होकर उसको देखती रही, लेकिन वह बोली कुछ नहीं। अब चंदन अपने घर पहुंच चुका था। घर जाकर उसने अपने माता पिता के चरण छुए और ललिता के बारे में उनको बताया। ललिता की सुंदरता और सादगी को देखकर चंदन के माता पिता भी बहुत प्रसन्न हुए। काफी दिन हो चुके थे ललिता को वृंदावन आए हुए, तो जब उसने चंदन से जाने की आज्ञा मांगी तो चंदन ने अचानक से उसको कहा कि क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? अचानक से यह सुनकर ललिता घबरा और लज्जा सी गई और उसने मुस्कुराकर हां में हामी भर दी। अब उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गई, लेकिन ललिता को कभी कभी चंदन का व्यवहार अजीब सा लगता था। चंदन कभी कभी अपनी आंखों में काजल लगाकर, सर पर चुनरी ओढ़कर, कमर पर हाथ रखकर न जाने कौन सा नृत्य करता रहता और किसको रिझाता रहता। ललिता को यह सब समझ नहीं आता। एक दिन उसने पूछा कि आप कभी कभी ऐसा रूप क्यों धारण कर लेते हो? तो चंदन मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा और तभी उसने मन में कुछ निश्चय किया और कहा कि प्रिय, तुम सुबह तैयार हो जाना, मुझे तुम्हें कहीं पर लेकर जाना है। ललिता को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन पति की आज्ञा को मानकर वह जल्दी सुबह उठकर तैयार हो गई। चंदन उसको बरसाना धाम ले गया और किशोरी जी के निज महल में जाकर उसने अपने पांव में घुंघरू बांधकर, आंखों में काजल लगाकर, कमर पर चुनरी बांधकर नृत्य करना शुरू कर दिया। ललिता उसको देखकर हैरान हो रही थी कि अचानक से चंदन को क्या हो गया है। वह तो बस अपनी धुन में किशोरी जू के आगे नृत्य करता जा रहा था। उसका नृत्य इतना मंत्रमुग्ध करने वाला था कि वहां पर आए सभी भक्तजन ठिठक कर उसके नृत्य का आनंद ले रहे थे। बाहर से कभी कभी पवन का एक झोंका आकर चंदन के नृत्य का आनंद ले जाता और कभी कभी सूरज की किरणें अंदर आकर चंदन के पैरों में बजते नूपुर से निकली राधे राधे की ध्वनि को सुनकर आनंदित हो जाती। जब चंदन थोड़ा शांत हुआ तो उसने ललिता को बताया कि यह हमारी लाडली सरकार है, इनको नमन करो। ललिता को तब भी कुछ समझ न आया। वह अभी भी
असमंजस में थी, किशोरी जी को प्रणाम करके वह वापस वृंदावन आ गए।